आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 10वीं के व्याकरण विधि में हम आज समास का प्रकरण लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम सभी एक व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है समास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम अस्ति। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतम्। समास पढ़ने से पहले समास को स्पष्ट करने के लिए हम एक श्लोक लेके आए हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस श्लोक को हम स्पष्ट करते हैं जैसे द्वंद्वो अस्मि द्विगुरस्ति मे गृहे सततम अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधार्ये येन शान्नहं बहुव्रीहि। द्वंद्वो अस्मि, कोई व्यक्ति है जो किसी के पास काम करने के लिए जा रहा होता है और जिसके पास वो काम करने के लिए जाता है वह उस सेवक को जो अपने यहाँ पे काम करवाना चाहता है उससे कहता है द्वंद्वो अस्मि, हम घर पर दो हैं, पति पत्नी दोनों हैं। द्विगुर अस्ति मे गृहे, द्विगु यानी कि दो गायें, मे गृहे अस्ति, मेरे घर पर दो गायें हैं। सततम अव्ययी भावः, और मैं निरंतर अव्ययी भाव मानी कम खर्च करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता हूँ इसलिए आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तत्पुरुषः, इसलिए हे पुरुष, कर्मधार्य, तुम कर्म को धारण करो, तुम सेवा के इस काम को धारण करो। येन शान अहम, जिससे मैं हो जाऊं बहुव्रीहि, बहुत अधिक फसलों वाला। बहुत अधिक फसलों वाला का मतलब है अधिक फसल होगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं धनवान बन जाऊंगा, तो मैं इससे बहुत अधिक धनवान बन जाऊंगा। आगे देखते हैं आपका समास का अब मूल जो आता है, समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है समसनम समासः, अर्थात पदों के जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब मिलकर के एक रूप बन जाता है उनका तो उसे समास कहते हैं। समास मुख्यतः यहाँ चार भेद बताए गए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब इन सभी भेदों का हम अध्ययन करेंगे, एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा जो आपके पाठ्यक्रम में है अव्ययी भाव समास। उसकी परिभाषा है इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अब अव्यय किसे कहते हैं? जो पद किसी लिंग, विभक्ति, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं वो अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे हैं उसी रूप में आते हैं तो उनको अव्यय कहते हैं। वही प्रधान भी होता है अव्ययी भाव समास में, समस्त पद अव्यय बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए निर्मक्षिकम, इसका समास विग्रह होगा मक्षिका नाम अभावः, मक्खियों का अभाव। यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद है मक्षिकम। मक्षिकम माने मक्खी, मक्षिका की प्रधानता न होकर के मक्खियों का अभाव प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पर जो पहला पद अव्यय है निर, उस वजह से यह अव्ययी भाव समास में आता है। तो यह अव्ययी भाव समास बना है। निर अव्यय पद है, मक्षिकम संज्ञा है, तो यहाँ पर मक्षिका शब्द होता है स्त्रीलिंग में, लेकिन निर शब्द जुड़ने से, अव्यय पद जुड़ने से यह नपुंसक लिंग में चला गया और रूप बना निर्मक्षिकम। अन्य उदाहरण पढ़ते हैं इसके। उपग्रामम, इसमें पहला पद जो है उप है, उप, और यह पहला पद अव्यय है इसलिए इसे अव्यय भाव समास हो गया। इसका समास विग्रह होगा ग्रामस्य समीपे, गांव के पास में। दूसरा पद है निर्जनम, तो पहला दूसरा शब्द में जो निर्जनम है उसमें पहला पद हो गया निर, दूसरा है जन्म। तो निर शब्द जो है वो अव्यय भाव है इसलिए यहाँ पर ये अव्यय भाव समास हुआ। और इसका समास विग्रह होगा जनानाम अभावः, तो यहाँ जो अभाव है इसकी प्रधानता है यानी कि निर शब्द की, इस वजह से यह अव्यय भाव समास हुआ है। तीसरा है अनुरथम, इसमें पहला पद है अनु और दूसरा पद है रथम। अनु जो है वो अव्यय पद है, इसका समास विग्रह होगा रथस्य पश्चात, तो इसमें पश्चात की प्रधानता है और पश्चात अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? अनु। चौथा है प्रतिग्रहम, इसमें पहला पद है प्रति और दूसरा है गृहम। प्रति शब्द अव्यय पद है इसलिए इसमें अव्यय भाव समास हुआ है। इसका समास विग्रह करेंगे ग्रहम ग्रहम प्रति, इसमें प्रति शब्द की प्रधानता है इस वजह से अव्यय भाव समास हुआ है। अगला है यथाशक्ति,
तो पहला जो पद इसमें यथा और दूसरा है शक्ति। तो पहले पद की प्रधानता की वजह से इसमें अव्यय भाव समास हुआ है। समास विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात सीमा शब्द जो है उसकी प्रधानता होने से इसमें अव्यय भाव समास हुआ है। अगला है स चक्रम। तो इसमें पहला पद है स और दूसरा पद है चक्रम। तो पहला पद जो स है वह अव्यय पद है, इस वजह से इसमें अव्यय भाव समास हुआ है। समास विग्रह होगा इसका चक्रेण सहितम। इस तरह से इन सभी पदों में पहला पद अव्यय होने की वजह से इसमें अव्यय भाव समास हुआ है। और अव्यय आपको बताई दिया, अव्यय किसे कहते हैं? जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे कि उप, निर, अनु, प्रति, यथा, स, ये जो 6 के 6 उदाहरण आए हैं इनमें पहला पद अव्यय है, इस वजह से इनमें अव्यय भाव समास आया है। अगला देखते हैं। अव्यय भाव समास समझने के पश्चात अगला है आपका तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। प्राय उत्तर पद में जो प्रधानता होती है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला हमने पढ़ा था अव्यय भाव समास, उसमें प्रथम पद की प्रधानता थी, वो पद अव्यय था, इसलिए अव्यय भाव समास हो गया। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रधानता होती है, इस वजह से इसमें तत्पुरुष समास होता है। इस समास में प्रायः उत्तर पद, उत्तर यानी बाद वाला पद जो बाद में आता है, उसकी प्रधानता होती है। पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। जो पहले पद आता है वह दूसरे वाले पद का विशेषण का कार्य करता है, और समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राजपुरुषः अर्थात राजा का पुरुष, यहाँ पर राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है, यानी कि उसी से शब्द स्पष्ट हो रहा है। पहला है राज, राज मानी कौन है भाई? राजा है, कौन है, लेकिन पुरुष शब्द से अर्थ स्पष्ट होता है राजपुरुषः, राजा का पुरुष। इसका समास विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, ये बनेगा। अब उदाहरण देखते हैं इसके। ग्राम गतः, पहला पद है ग्राम, दूसरा पद है गतः, इसमें दूसरा पद प्रधान है। समास विग्रह ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। दूसरा है शरणागतः, इसमें पहला पद है शरण, दूसरा पद है आगतः। समास विग्रह होगा शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। तो दूसरा पद प्रधान होने से पहला पद है शरणम, यानी कि शरण में। अब शरण में क्या, उससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, दूसरे पद से अर्थ स्पष्ट हुआ, आगतः मानी आया हुआ। तीसरा उदाहरण है देशभक्तः, पहला पद है देश, दूसरा पद है भक्तः, इसमें दूसरा पद प्रधान है भक्तः। देश से तो मालूम हो नहीं रहा है किस देश की हम बात कर रहे हैं, अपने देश की, विदेश की, कौन से देश की बात कर रहे हैं, लेकिन भक्ता शब्द जुड़ते ही इसका अर्थ स्पष्ट हो गया, देशभक्त यानी कि देश का भक्त। समास विग्रह होगा देशस्य भक्तः। अगला उदाहरण है सिंह भीतः, दो पद हैं इसमें, पहला पद है सिंह, दूसरा पद है भीतः। सिंह यानी कि शेर। अब वो शेर के बारे में बताना चाह रहा है, शेर बड़ा है, विशाल है, छोटा है, भूखा है, खाना खाया हुआ है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरा शब्द जुड़ा भीतः, यही प्रधान है भीत शब्द, उससे अर्थ स्पष्ट हो गया कि शेर से डरा हुआ व्यक्ति। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा सिंघात भीतः, शेर से डरा हुआ। अगला उदाहरण है भयापन्नः, दो पद हैं, पहला पद है भय, दूसरा पद है आपन्नः। दूसरा पद प्रधान है, आपन्न है, समास विग्रह होगा भयम आपन्नः, भय को प्राप्त हुआ, भय को प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण इसका हरित्रातः, पहला पद है हरि, दूसरा पद है त्रातः। तो पहला पद है हरि, हरि यानी भगवान, अब उससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो त्रातः से इसका अर्थ स्पष्ट हुआ है। त्रातः का मतलब है बचाया हुआ, हरिणा त्रातः, समास विग्रह होगा भगवान के द्वारा रक्षित किया हुआ, बचाया हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास के सारे उदाहरण स्पष्ट होते हैं, और आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि तत्पुरुष समास में दूसरा जो पद होता है वह प्रधान होता है। जैसे पहले में आया गतः, दूसरे में आगतः, तीसरे में भक्तः, चौथे में भीतः, पांचवें में आपन्नः, छठे में त्रातः। ये शब्दों की प्रधानता की वजह से उन पदों का अर्थ स्पष्ट भी होता है। इसी कारण से उत्तर पद प्रधान होने की वजह से ही यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है।
तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला है कर्मधारय, और कर्मधारय समास का ही भेद होता है द्विगु समास, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी हमने तत्पुरुष समास को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का जो भेद है वो है कर्मधारय। इस समास में एक पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। प्रायेण विशेषण विशिष्य प्रधान समासः कर्मधारय, यानी कि प्राय जो विशेषण और विशिष्य का जो समास होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें एक पद विशेष्य होता है, विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। दूसरा है विशेषण, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पद। अब हम इसको देखते हैं। यह पहला पद है पीताम्बरः। इसमें पहला पद है पीत और दूसरा पद है अंबरम। पीत यानी कि पीला, अंबरम यानी कि वस्त्र। अब यहाँ पीत शब्द जो है वो विशेषण है और दूसरा पद है अंबरम, ये विशेष्य है। अंबरम पद है विशेष्य, यानी कि जो पीला शब्द है वो अंबरम की विशेषता बता रहा है, उस वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसा है, पीला। इस वजह से ही विशेषण विशेष्य की वजह से ही इसमें कर्मधारय समास होता है। इसका समास विग्रह करेंगे। पीतम च तत् अंबरम, पीला है जो वस्त्र। अगला उदाहरण देखते हैं। महापुरुषः, पहला पद है महा, दूसरा पद है पुरुषः। अब महा शब्द है ये उसकी महानता विशेषण है, और किसका विशेषण है, पुरुषः, ये विशेष्य शब्द है पुरुष, कि पुरुष कैसा है, वो महान है। इसके समास विग्रह होगा महान च असौ पुरुष, महान है जो पुरुष। इन विशेषण और विशेष्य की वजह से इसमें कर्मधारय समास हुआ है। अगला उदाहरण है कज्जल मलिनम, जो आपकी पुस्तक में भी है ये शब्द कज्जल मलिनम। पहला ही जो पाठ आपका है 10वीं में सूची पर्यावरणम, उसी में से ये लिया गया है। कज्जल मलिनम, कज्जल यानी काजल के समान, मलिनम मानी गंदा, तो इसका समास विग्रह होगा कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान मलिन अर्थात गंदा। अगला है नील कमलम, दो पद हैं इसमें, नील और कमलम। समास विग्रह होगा नीलम च तत् कमलम, नीला है वह कमल। अब नील जो है यह इसका विशेषण पद है और कमलम यहाँ पर विशेष्य है। कमल की विशेषता नील शब्द बता रहा है और विशेषण विशेष्य की वजह से यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है। अगला है मीन नयनम, पहला पद है मीन, दूसरा है नयनम। समास विग्रह होगा मीन इव नयनम, मछली के समान नेत्र। अगला पद है मुख कमलम, पहला पद है मुख और दूसरा पद है कमलम। समास विग्रह होगा मुख इव कमलम, कमल के समान मुख। तो यहाँ पर एक पद विशेष्य है और एक विशेषण है, इस वजह से ही यहाँ पर कर्मधारय समास आया है। यानी कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य आते हैं। एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जो विशेषता बताने वाला है वो विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य होता है। अगले समास का अध्ययन करते हैं हम। अगला है द्विगु, जो कर्मधारय समास का ही एक भाग है। द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, इसकी परिभाषा है संख्या पूर्वो अर्थात जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास होता है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, गिनती होती है उसमें। संस्कृत में समाहार अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं त्रिभुजम, त्रि यानी पहला पद त्रि यानी तीन, भुजम यानी भुजाएं, और इसका समास विग्रह होगा समाहार के अर्थ में त्रयाणाम भुजानाम समाहार, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुजम। त्रि पहला पद है वो संख्यावाची है, इस वजह से इसमें द्विगु समास आएगा। अगला उदाहरण देखते हैं पंचपात्रम। जैसे पंच पहला पद है, दूसरा पद है पात्रम। पहला पद पंच संख्यावाचक है, इस वजह से इसमें द्विगु समास होगा। समास विग्रह है पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पांच पात्रों का समूह। अगला है पंचवटी, पहला पद है पंच, दूसरा अर्थ है शब्द है वटी। तो पहला पद जो पंच है ये संख्यावाचक होने से द्विगु समास हुआ है। समास विग्रह कर लेते हैं इसका। पंचानाम वटानाम समाहारः, पांच वटों का समूह, पंचवटी। फिर है सप्तऋषि, इसका समास को देखते हैं।
पहला पद इसमें सप्त और दूसरा पद है ऋषि, तो पहला संख्यावाचक हो गया, इस वजह से द्विगु समास है। समास विग्रह करते हैं। सप्तानाम ऋषिणाम समाहारः, 7 ऋषियों का समूह। और अंतिम इसका उदाहरण है चतुर्युगम। 2 पद हैं, पहला है चतुर, दूसरा पद है युगम। पहला पद चतुर यानी कि 4 संख्यावाचक है, इस वजह से द्विगु समास हो गया। इसका समास विग्रह कर लेते हैं। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह। तो जितने भी उदाहरण हमने अब तक देखे हैं, पंचपात्रम, पंचवटी, सप्तऋषि, चतुर्युगम और एक जो पहला उदाहरण था त्रिभुजम, इन सब में पहला पद संख्यावाचक आया है। जैसे त्रिभुजम में त्रि, पंचपात्रम में पंच, पंचवटी में पंच, सप्तऋषि में सप्त, चतुर्युगम में चतुर, इन सारे शब्दों में पहला पद संख्यावाचक है। यही द्विगु समास की विशेषता है कि इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, इस वजह से ही द्विगु समास होता है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले समास का अध्ययन करते हैं। द्विगु समास के बाद में जो हमारा आता है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की हम देखते हैं पहले परिभाषा। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। भाई हर समास में किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास ऐसा है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, पीताम्बरः, उसमें हमने देखा था कर्मधारय में शब्द था पीताम्बरम, नपुंसकलिंग में था, इस वजह से वो नपुंसकलिंग की वजह से कर्मधारय में चला गया, लेकिन ये पुल्लिंग में आ रहा है। पीताम्बरम न होकर के पीताम्बरः। इसका समास विग्रह देखते हैं। पीतम अम्बरम यस्य सः, उसमें था पीतम इव अम्बरम, यहाँ है पीतम अम्बरम यस्य सः, पीले हैं वस्त्र जिसके, सह वह, अन्य पद की ओर इशारा कर रहा है। पीले हैं वस्त्र जिसके वह, अर्थात कौन? विष्णु। यहाँ न तो पीतम शब्द की प्रधानता है और न ही अम्बरम शब्द की प्रधानता। पितु पीताम्बरधारी कोई अन्य व्यक्ति है जो है विष्णु भगवान, उसकी प्रधानता है, और अन्य पद की प्रधानता होने की वजह से ही पीताम्बरः शब्द में बहुव्रीहि समास आया है। अगला पद देखते हैं, नीलकंठः। 2 पद हैं इसमें, नील और कंठ। अगर ये दोनों पद एक दूसरे की विशेषता बता रहे होते, एक विशेषण एक विशेष्य होता, तब तो इसमें हो जाता कर्मधारय समास। लेकिन नील और कंठ दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे समास विग्रह से स्पष्ट होता है, नीलः कंठः यस्य सः, नीला है कंठ, यस्य माने जिसका, सः यानी वह, नीला है कंठ जिसका वह, अन्य पद की ओर इशारा कर रहे हैं, और अन्य पद में जाकर इसका अर्थ होगा भगवान शिव, शिवः। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विषपान करा था। जो देव और असुर संग्राम हुआ था उसमें जब समुद्र मंथन के समय जहर निकला था, वो भगवान शिव ने पी लिया था और उनके कंठ तक ही वह पहुंचा था, उनसे नीचे नहीं पहुंचा था, और जहाँ तक कंठ तक पहुंचा वो पूरा कंठ नीला हो गया था, इस वजह से उनका नाम नीलकंठ भी है। अगला है दशाननः। देखो 10 पहला पद, दूसरा है आनन। इसमें पहला पद संख्यावाचक भी है, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक होने से द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और जो दूसरा पद है वो संज्ञा होगी। यहाँ पर दशाननः पुल्लिंग शब्द है और दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं। समास विग्रह है, 10 आननानि यस्य सः, 10 हैं सिर जिसके वह, 10 सिर वाला जिसके 10 सिर हैं, ऐसा कौन है? रावणः, रावण। दोनों पद मिलके अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं। इन दोनों पदों से मिलके अर्थ क्या होगा? रावणः। इस वजह से यहाँ बहुब्रीहि समास है। अगला उदाहरण है अनेक कोटिसारः। यहाँ 2 शब्द हैं, पहला पद है अनेक, अगला पद है कोटिसारः। समास विग्रह, अनेक कोटिसारः यस्य सः। अनेक कोटि, सारः माने धन है जिसके पास, अनेक कोटि सारः यस्य सः, जिसके पास अनेक सारा, जो बहुत सारी संपदा है, यस्य सः जिसके पास है वह, तो अन्य पद की ओर इशारा कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि समास आया है। अगला उदाहरण है
विगलित समृद्धिम। पहला पद है विगलित, दूसरा पद है समृद्धि। समास विग्रह है विगलिता समृद्धि यस्य तम, निकल गई है समृद्धि जिसकी, तम उसको, किसको, पुरुषम। यहाँ पर अन्य पद की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण है प्रक्षालित पादम। पहला पद है प्रक्षालित, दूसरा है पादम। तो उदाहरण होगा, समास विग्रह होगा प्रक्षालितौ पादौ यस्य तम, धो लिए गए हैं पैर जिसके, वह है जन्म। अन्य पद की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलके किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अब आपका आता है अंतिम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मैंने पहले कहा आपको, समास में अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें परिभाषा है उभय पद प्रधान है द्वंद्वः, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद और उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं और उनके बीच में च जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के रूप में राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, या दोनों पद प्रधान है, राम भी और लक्ष्मण भी, इसलिए द्वंद्व समास हो गया। पितरौ, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ध्यान से देखना। माता च पिता च, माता और पिता, पितरौ में द्विवचन हो गया। पितरौ शब्द से पता लग रहा है द्विवचन, यानी कि माता और पिता। तो यहाँ पर जो है वो पितरौ में द्वंद्व समास है। धर्मार्थ काम मोक्षः, इसमें दो से अधिक पद हैं, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। इस वजह से यहाँ पर सभी पद प्रधान हैं, इस वजह से यहाँ द्वंद्व समास हो गया। और इसका अंतिम उदाहरण है वसंत ग्रीष्म शिशिराः। ये सारी ऋतुएं हैं, सारी यहाँ पर ऋतुएं हैं, वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिरश्च। वसंत, ग्रीष्म और शिशिर, ये जो है सभी तीनों पद प्रधान होने की वजह से यहाँ पर इसमें द्वंद्व समास आया है। तो द्वंद्व समास आपको समझ में आया होगा, जिस किसी समास में दोनों पदों की प्रधानता हो, या फिर जो जितने भी पद हैं सभी पद प्रधान हो, उसमें द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से हमारा ये समास का प्रकरण संपूर्ण होता है, पूरा होता है। आशा है आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। हर समास में कोई ना कोई प्रधान रहता है। आपने 4 समासों का अध्ययन किया है। पहला पद अव्ययी भाव समास, इसमें पहला ही पद प्रधान होता है, पहले समास में पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा या बाद वाला पद प्रधान होता है। फिर हमने तीसरा पढ़ा है बहुव्रीहि समास, इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। और चौथा और अंतिम पढ़ा हमने द्वंद्व समास, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है। या 2 से अधिक पद आए तो जितने भी पद आएंगे सभी पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में। तो अब हम अपने समास के प्रकरण को समाप्त करते हैं। सर्वेषां संस्कृत सेवकानां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।